हेलो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी के आज के सेशन में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। जीरो टू हीरो सीरीज यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस, यूजी और अन्य तमाम तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये। और आज मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 और इसका विस्तृत परिचय में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि इंडियन इकोनॉमी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सारी चीजें ढंग से आपको कवर करा दी जाएं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों को 15 अगस्त यानी कि हमारे स्वतंत्रता दिवस की आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से रहना चाहिए। तो आज इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मैं अब कहोगे कि सर ये आप 3 बार बोल चुके हैं। यस, मैं 3 नहीं बल्कि 30 बार बोलूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। कारण है जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ये कठिन भी है। यस, आम लोगों के हिसाब से बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट है, आसान नहीं है। सामान्य छात्र इसमें हमेशा से परेशान रहते हैं कि कहां से शुरू करें, क्या शुरू करें, किस तरीके से शुरू करें, सही टॉपिक कौन सा है। और दूसरी बड़ी सबसे बड़ी चीज ये डायनामिक है, बहुत ज्यादा है, जिसमें डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो आखिर अब कैसे तैयार करें, समझ में नहीं आता। इसलिए स्टूडेंट जो है वो थक हार करके इसको साइड में करने की कोशिश करता है कि चलो जितना कर लेंगे। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि मेरी क्लास करने के बाद में आप लोग इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने का प्लान बनाओगे। यस, मेरे अब तक जितने भी मैंने बैच पढ़ाए हैं इकोनॉमी के, उसमें हमेशा यही रहा है कि दो चार बच्चे ऐसे आ गए हैं, सर इंडियन इकोनॉमी हम ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं इकोनॉमिक्स। ये ऐसा हमेशा हुआ है। मैं इसलिए बिल्कुल बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक आपको आराम से पढ़ाने की कोशिश करूँगा और आज इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रॉपर, ठीक है? तो चलिए आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस क्लास की पीपीटी और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से आप कलेक्ट कर सकते हैं, इसको आप जॉइन कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा परिचय तो आप लोगों को पता ही होगा, ये मेरा परिचय लिखा हुआ है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है जिस पर आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। और ये छोटा-सा मेरा एक लाइफ का स्ट्रगल का पार्ट है जहाँ पर मैं आपको कह सकता हूँ, यूपीएससी मेंस 4 बार, यूपीएससी इंटरव्यू 3 बार, यूपीपीसीएस में सिलेक्शन और उसके बाद छोड़ करके आपको पढ़ाना। लगभग 17 साल से ज़्यादा हो गए और मैं स्टडी आईक्यू में पिछले 3-4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, जहाँ पर मैं इंडियन इकोनॉमी और हिस्ट्री ऑप्शनल दोनों पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पहली बात ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग समझते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थशास्त्र और कुछ लोग समझते हैं कि हमारा टॉपिक है अर्थव्यवस्था। मैं इसके बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन पहले इसके थोड़े से बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों का मतलब एक ही होता है, हम आर्थिक गतिविधियों का एक व्यवस्थित अध्ययन करें। यानी कि एक लाइन में समझिएगा ये। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं पहले थोड़ा-सा बताने की कोशिश कर रहा हूं। आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है इसमें, का अध्ययन। बोले कि दोनों में किया जाता है। यस, एक्चुअली में कंडीशन ये होती है कि इसमें जब हम बात करते हैं, तो ये सैद्धांतिक तौर पर काम करते हैं, सिद्धांतों के आधार पर। और इसका किसी भी देश या क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं होता। ये सैद्धांतिक है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार इनकी जो व्याख्याएं दे रखी हैं, अपने अपने तरीके बता रखे हैं, उनके अनुसार। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं, सिद्धांत हैं, थ्योरी हैं। लेकिन जब उसका अप्लाइड फॉर्म पढ़ते हैं तो वो टेक्नोलॉजी बन जाती है। बात समझ गए? और इसका मतलब होता है कि उन्हीं सारी चीजों को किसी देश के संदर्भ में पढ़ते हैं, देश के संदर्भ में इसका अध्ययन करते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था,
यूएस इकोनॉमी, एशियाई अर्थव्यवस्था, ये इस तरीके से। यानी कि अर्थव्यवस्था अधूरा शब्द है अगर उसके साथ किसी देश का या किसी क्षेत्र का नाम ना जुड़ा हो। तो ये क्षेत्र विशेष के संदर्भ में, और ये केवल थ्योरी है एक तरीके से। इसका किसी देश से, किसी क्षेत्र से कोई लेना-देना नहीं है। ये सैद्धांतिक बातें हैं। अब उन सिद्धांतों को किस देश के संदर्भ में समझते हो, ये आप देख सकते हो। इन दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है इंडियन वो सॉरी इकोनॉमिक्स का थ्योरी में आप पढ़ते हैं, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। लेकिन हमारे जीएस में जो आता है वो हमारे लिए यही है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए यही है। इसी को हमें पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज के बाद ये मत बोलना कि किसी क्लास कर रहे हो उन्होंने इकोनॉमिक्स की। नो वे, इकोनॉमिक्स की कोई क्लास नहीं होती। इकोनॉमिक्स की क्लास तब होती है जब इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम दे रहे हो, या आप इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो, तब होता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है? तो ये मैंने एक मोटी-मोटी आपको बात बताई है। अब बात करते हैं इसको लेकर के कि हमें इंडियन इकोनॉमी क्यों पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़नी चाहिए और इसमें क्या-क्या चीजें होंगी, उसकी मैं डिटेल में आप लोगों को चर्चा करूंगा, एक-एक चीज को। आज पहले मैं पूरा का पूरा इसका बैकग्राउंड आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको इसका सिस्टमैटिक स्टडी क्लियर हो जाए। यस। तो देखिए, सबसे पहली अगर मैं बात करूं, तो पहली बात तो यह है कि इसे क्यों पढ़ा जाए, क्यों पढ़ा जाए। तो देखिए, एक तो आपके एग्जाम के लिए, एक अपनी नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए ध्यान रखना, और तीसरा आपके वैश्विक संदर्भ में ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ग्लोबल वैश्विक संदर्भ में चीजों को समझने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। अब ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, आईएएस हो, पीसीएस हो, सीयूईटी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके 10, 15, 20% क्वेश्चन यहां से ना आते हो। लगभग 20% क्वेश्चन आपके आईएएस के एग्जाम में प्री में आते हैं। लगभग मान के चलिए तो आपके 30 से 40% क्वेश्चन आपके मेंस के एग्जाम में आते हैं, और फिर आपका लगभग 30% के आसपास आपका इंटरव्यू के पोर्शन में आते हैं। क्योंकि कोई भी इंटरव्यू ऐसा होता नहीं है कि 20 क्वेश्चन पूछे जाए और जिसमें से 3 या 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से ना हो। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है। कारण पता है क्या है? इतना फोकस क्यों है इस पे? एक्चुअली आज पूरी दुनिया इकोनॉमी के सराउंडिंग घूम रही है। हमारे जितने भी रिलेशन हैं किसी भी कंट्री के साथ, कोई भी बात है, उसके आधार में अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है। और इकोनॉमी ही एक ऐसी चीज है जो हमारे अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश को विकसित बना सकती है। पैसे से ही सब लोगों का विकास होना है। पैसा होगा तो आपका विकास होगा, नहीं तो मत करिए। ये एक कंसेप्ट है। इसलिए एग्जाम में भी सबसे ज्यादा फोकस यही है, और कल को जब सिलेक्शन होगा तो सिलेक्शन में जब पॉलिसी बनाई जाएंगी तो बिना पैसे के किसी भी वेलफेयर स्कीम को आप बना नहीं सकते। आधार है ये इसका। डीएम बनते हैं, डीएम का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन हिंदी में क्या कहते थे? कलेक्टर। क्या कलेक्ट करने वाला? राजस्व संग्रह करने वाला कलेक्टर। ये होता था, डीसी कहते हैं इसको। बात समझ गए? तो ये जो कंसेप्ट है ना, यही है मेन चीज। इसलिए हमको पढ़ना है, हमें अपने चारों तरफ होने वाली चीजों को समझना है कि कोई भी चीज क्यों महंगी हो रही है, किस तरीके से महंगी हो रही है, क्या रीजन है इसके। दुनिया में इस समय मारकाट मची हुई है, युद्ध हो रहा है, तो उसके पीछे क्या है? इकोनॉमी। रूस और यूक्रेन के बीच में, ईरान और अमेरिका के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, कोई चाइना और इंडिया के बीच में, ये जितनी भी राइवलरी है ना, ये सब इनके सेंटर में इकोनॉमी है। और अगर आपको इकोनॉमी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो इनके सारी घटनाएं आपको समझ में आने लगेंगी।
अंग्रेज इंडिया में आए थे, किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए। हमारे देश पर कब्जा क्यों किया? भारत के संसाधनों को लूटने के लिए। 200 साल तक हमको गुलाम बना के रखा। और गांधी ने सबसे ज्यादा अटैक किस पर किया था? उनकी अर्थव्यवस्था पर, स्वदेशी पर। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। यानी कि उनको आर्थिक चोट देने की कोशिश की। बोले कि ये इसी काम के लिए रुके हुए हैं, ये काम नहीं होगा तो ये अपने आप चले जाएंगे, बाकी इनको हमारे से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया भर में उपनिवेश बनाए ब्रिटिशर्स ने, संसाधनों के लिए, लूट के लिए, पैसे के लिए। यही था। पहला युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध हुआ, किस लिए हुआ? पैसे और संपादन, संसदीय और ये सारी चीजों के लिए दुनिया भर में युद्ध हो गए। तो हर चीज का सेंटर है इकोनॉमी, इसलिए इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है। और यही जो चीज मैं बताना चाहता हूं कि एक सामान्य छात्र के लिए यहां पर क्या परेशानी आती है। जो सामान्य छात्र होते हैं उनकी समस्या क्या है? देखिए, सामान्य छात्र की समस्या यह है कि पहली तो इसके शब्दकोश की समस्या है, इसकी शब्दावली की। शब्दावली, इसकी शब्दावली यानी कि टर्मिनोलॉजी बड़ी कठिन है, समझ में नहीं आती। और हकीकत में इसमें कोई शक नहीं है, इसकी टर्मिनोलॉजी रियली में, हर टर्मिनोलॉजी की अपनी एक अलग डेफिनेशन है। दूसरा दूसरा यह है कि डेली चेंज होता है, डेली चेंज होता है, रोज नई 10-20 चीजें नई जुड़ जाती हैं उसमें, कितना याद रखें। तीसरा उसका फैक्ट, कि इतने फैक्ट हैं, इतने फैक्ट हैं, इतने आंकड़े हैं, डाटा है कि हम कैसे करें सर, वो घबराने लगता है, कितने डाटा। और चौथी सबसे बड़ी चीज एक और भी है कि कहां से शुरू करें, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। स्टार्टिंग पॉइंट, कोई कहता है कि आप एग्रीकल्चर से स्टार्ट कीजिए। कुछ बड़े बड़े टीचर जो तथाकथित हैं वो एग्रीकल्चर से स्टार्ट करते हैं, चाहे किसी को समझ में आए या ना आए। कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग नेशनल इनकम से स्टार्ट करते हैं। इसका सिलेबस ही, यानी कि सही तरीके से देखा जाए तो उनको सिलेबस ही बच्चों को क्लियर नहीं होता, लिंक नहीं कर पाते। और इन सारी चीजों का बस एक ही चीज है, इसका एक ही सॉल्यूशन है दोस्तों। और वो सॉल्यूशन पता है क्या है? किसका? बेस, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये रहा। अगर आपका बेस और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ना तो आपको फैक्ट की प्रॉब्लम आएगी, ना स्टार्टिंग से एंड की प्रॉब्लम आएगी, और ना ही शब्दकोश की प्रॉब्लम आएगी। कंसेप्ट क्लियर होते जाना चाहिए, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको याद होती जाएंगी। और मैं जो क्लास करना चाह रहा हूं वो यही है कि आपको मैं बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल फिंगर टिप पे करा दूं। फिर लगा कि यार ये तो इकोनॉमी तो बहुत लॉलीपॉप है, बहुत लॉलीपॉप है। यानी कि पढ़ने का सही तरीका और पढ़ने की सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। बात समझ गए? तो यानी कि 3 चीजों पर फोकस करना है, क्या है, क्यों है और कैसे है। बस, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जब तक मेरी क्लास चल रही है तब तक आप किसी भी स्तर पर कहीं पर भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए सबसे पहली चीज जरूरत पता है क्या है? सबसे पहली जरूरत है आपको सही सिलेबस को समझने की। सही सिलेबस, अगर आपको सही सिलेबस पता है तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग जाओगे तो कभी बेटा जिंदगी में इकोनॉमी आप नहीं समझ पाओगे। किताबों के अकॉर्डिंग जाओगे तो आप नहीं समझ पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्वेश्चन कहां से आते हैं किताबें आपको नहीं बताने वाली है। अब कहो सर ऐसे कैसे हो सकता है, किताबें गलत थोड़ा ना लिखी है। किताब गलत नहीं है, लेकिन वो आपकी सही अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है, आप उसमें लिंक नहीं कर पाओगे। और किस चैप्टर पर, किस सेक्शन पर किस तरीके से फोकस करना है ये हर किसी को नहीं आता है, और इसी वजह से बच्चा परेशान है। तो मेरी आज की जो क्लास है वो इसी चीज को लेकर के है कि भाई पहले समझ लीजिए, मैं पूरे सिलेबस को आपको 3 चीजों में डिवाइड करके रखूंगा। ध्यान रखना, 1, 2, 3, 3 चीजों में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहला,
पहला होगा आपका सामान्य विशेषता, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। ठीक है भाई, सामान्य परिचय। बोले कि सामान्य परिचय में क्या होगा? सामान्य परिचय में सारा कुछ होगा, यानी कि इसमें हम जो जानना चाहिए हमको सबसे पहले, क्योंकि इकोनॉमी का अगर आपने सामान्य परिचय ही नहीं पढ़ा तो फिर आप सब बेकार है, किसी मतलब का नहीं है। ध्यान रखना, सामान्य परिचय में आता है आपकी एक चीज जिसे हम कहते हैं कि भाई अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या है, इनके बीच में क्या है। ठीक है ना, क्या है, इनके रूप क्या है, इनके भाग कौन कौन से हैं, इनका विकास कैसे कैसे होता है, ये सारी चीजें। इनके प्रकार कौन कौन से हैं, अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार, सारी चीजें। इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसी में हम सारी चीजें पढ़ते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई बाजार क्या होता है, मांग क्या होती है, आपूर्ति क्या होती है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में अगर कुछ भी बिकता है, कुछ भी आता है, तो या तो डिमांड की वजह से होता है या सप्लाई की वजह से होता है। वो डिमांड कौन बढ़ाता है, आपूर्ति कैसे होती है, किस तरीके से होती है, ये सब आपके इन दोनों चीजों से जुड़ी हुई चीजें हैं कि भारत में कौन सी वस्तुएं बननी चाहिए, कौन सी नहीं बननी चाहिए, कैसे बननी चाहिए। तो ये सारा का सारा इंट्रोडक्शन आपको बेसिक कंसेप्ट के तौर पर क्लियर हो जाना चाहिए। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी आती है आपके इसमें जो आपका असली उद्देश्य है, बी, जिसे हम कहते हैं। दूसरा है आपके भारतीय संदर्भ। भारत के संदर्भ के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं जो कि आधार है। देखिए, भारतीय संदर्भ का पहला मुद्दा है कि भाई हमें अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था की बेसिक चीजों को हमने समझ लिया, लेकिन भाई ये बताइए हमें इस चीज की जरूरत क्यों है? क्योंकि भाई हमें विकास करना है। क्या करना है? विकास। बोले कैसा? बोले कि मानव विकास। बोले मानव विकास तो होगा, लेकिन मानव विकास का मतलब क्या है, क्यों? तो कौन सा मानव विकास? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तमाम तरह का विकास जितना भी होता है, ये हम सबको सब चाहिए। भाई अल्टीमेट अर्थव्यवस्था का हमारे देश की सरकार का उद्देश्य क्या है? हम सब लोगों का विकास करना। और वो कैसे होगा? हम सब लोगों से ही होगा, क्योंकि लोगों से मिलकर के ही बना है देश। और देश के विकास का मतलब है लोगों का विकास। अब उनको सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, पर्यावरणीय विकास, ये सारी चीजें उनको चाहिए ही चाहिए। यानी कि पैसा वगैरह सब कुछ चाहिए। लेकिन अब ये चलो ठीक है, तो क्या हमारे पास नहीं है? बताइए, क्या हमारे पास नहीं है? अरे होता तो विकास कर न लेते। बोला नहीं है। इसका मतलब क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं अभी भी, और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं सकता। यानी कि हमारे देश की गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और तमाम तरह की जो अशिक्षा, गैर जागरूकता, ऐसी जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी तो हम विकसित हो जाएंगे। यही है। इसलिए हमें सामाजिक, आर्थिक, इन सारी चीजों में हमें सब कुछ पढ़ना है। विकास की जितनी भी अवधारणा है, चाहे हमें ग्रोथ पढ़नी हो, नेशनल इनकम पढ़नी हो, ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना हो, या कुछ भी पढ़ना हो, ये सब कुछ इसमें है। यानी कि ये हमारा विकास का जो कंसेप्ट है, यही हमारी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है माय डियर। क्या है? उद्देश्य। ये रहा। बात समझ में आ गई? इसी के लिए पूरी देश, पूरी सरकार सब कुछ काम करने पे लगी पड़ी है। आप मैं सब इसी के लिए लगे पड़े हैं। भाई तुमको इतनी अच्छी नौकरी क्यों चाहिए? अगर घर में सब कुछ है तो क्या जरूरत है?
नहीं सर, और अच्छा करना है, देश के लिए अच्छा करना है। क्या अच्छा करना है? उनका विकास करना है। ये सब कुछ करना है। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये उद्देश्य है। अब बात आती है कि भई इस उद्देश्य की आपूर्ति कैसे होगी? बोले कि इस आपूर्ति के लिए हमें एक काम करना होगा। बोले कि हमें अपने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक जितने भी हैं, क्षेत्रकों के विकास पर बल देना होगा। यानी कि कृषि है, उद्योग है, आधारभूत धनरचना है, सेवा है, ये सारी चीज़ें। यानी कि कृषि, उद्योग, आधारभूत ढांचा और सेवा क्षेत्र, ये सारी चीज़ें हैं, ये है। अब इन लोगों को कुछ भी करना है तो इसी क्षेत्र में करना है। भोजन चाहिए तो यहां से मिलेगा, नौकरी चाहिए तो यहां से मिलेगा, कपड़े चाहिए तो यहां से मिलेगा, काम चाहिए तो यहां से मिलेगा। कुछ भी करना है, उत्पादन यहीं से होना है और नौकरी भी यहीं पे होनी है। यही है कंसेप्ट। तो ये आधार है एक तरीके से, आपके ये उद्देश्य है और ये आधार है। क्या है? आधार, अर्थव्यवस्था के विकास का। इसलिए इसको आधार कहते हैं। तो ये भारत से जुड़े हुए हैं। तो भारत का विकास करना है तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि क्या-क्या, कितनी-कितनी कंडीशन है, कितना खराब है, कितनी अच्छी है, ये हमको पूरा पता होना चाहिए और ये आधार है, इसकी भी वास्तविक स्थिति हमको पता होनी चाहिए। फिर हम इस पर फोकस करेंगे कि हमें कृषि पे फोकस करना है, कि उद्योग पे करना है, कि हमें सेवा क्षेत्र पे करना है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है, किस पर करना है। बात समझ गए नहीं? ये इसका कांसेप्ट है। तीसरा जो कांसेप्ट है कि भई इसमें तो आपने कर लिया, चलो ठीक है, यहां से उत्पादन होके यहां पहुंच गए। लेकिन इसके लिए काम कहां से आएगा? इसके लिए आएगा आपका एक सहयोगी तंत्र, जिसे हम कहते हैं वित्त। वित्त, बिना वित्त के ना तो इनका विकास हो सकता है, ना इसका विकास हो सकता है। फाइनेंस तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो ये तीन चीजें जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं। वित्त, और वित्त आपका सोचिएगा, बाजार से भी मिलता है वित्त, यानी कि पैसा, और सरकार भी करती है इसके लिए काम। सरकार भी देती है। सरकार कैसे देती है? बजट के द्वारा। बजट के माध्यम से योजना बनाती है, इसके लिए भी पैसा देती है, इसके लिए भी पैसा देती है, फंडिंग करती है। इनको ट्रेनिंग भी देती है और यहां पर काम करने के लिए योजना बना करके सपोर्ट करती है। बाजार के माध्यम से इन सारी चीजों के लिए पैसा उधार सुधार मिलता है। ठीक है ना? तो ये है आपकी ऋण व्यवस्था। ऋण व्यवस्था, अब इसमें आपका बैंक भी है और शेयर बाजार भी है। कहीं से भी आप ले लीजिए पैसा, ये रहा। तो इसमें हम बाजार में हम क्या पढ़ते हैं? बैंकिंग सेक्टर भी पढ़ते हैं, शेयर बाजार भी पढ़ते हैं और सरकार भी करती है। अब भई भई मुझे इंडस्ट्री खोलनी है, मुझे अपनी कोचिंग खोलनी है, पैसा कहां से आएगा? या तो सरकार किसी स्कीम के थ्रू दे दे, या फिर मैं बैंक से जाकर लोन ले लूं, मैं खोल सकता हूं। और जब मैं कोचिंग खोलूंगा तो 4 लोगों को नौकरी दूंगा, खुद का विकास भी करूंगा, उन लोगों का भी विकास करूंगा, हो गया काम। और सर्विस सेक्टर है ये। सो दीज आर द 3 सेक्टर, ये उद्देश्य, ये आधार और ये इसका सहयोगी तंत्र है। इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इन तीनों का कॉम्बिनेशन है इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट। सोचिएगा, पहले आप बताइए, आपको क्या पढ़ना चाहिए? ये, उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए? हमें अपने देश के उद्देश्य ही नहीं पता हो तो क्या करोगे? आपकी योजना बनाने के लिए कहा जाए तो आपको लक्ष्य ही ना पता हो तो योजना बना पाओगे? बोले संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो फिर, और दूसरा, आपने लक्ष्य बना लिए तो उसको पूरा कैसे करोगे? तो किस सेक्टर में लोगों को नौकरी दोगे? कृषि में, उद्योग में, सेवा क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में, किस में नौकरी दोगे? कहां से क्या उत्पादन करोगे? रोड कितना बनाओगे? बिजली कितनी चाहिए? आपको टारगेट ही नहीं पता है, और जितनी कमी है उसको काम करना पड़ेगा ना। और फिर इसके लिए फाइनेंस, ये रहा, वित्त चाहिए। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, तभी जाकर के आप भारत का विकास कर सकते हो, सबका विकास कर सकते हो। लेकिन ये पैसा भी कहां से आएगा? इनके लिए भी और चीजें कहां से आएंगी? तो उसके लिए आपका आता है दो चीजें, एक चीज और आती है, तीसरा सेक्टर कहते हैं सी, और इसे कहते हैं विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र, क्योंकि ये सारी चीजें अपने देश से संबंधित तो हैं।
क्या हमें किसी अन्य देश से कुछ भी नहीं चाहिए? क्या सारी चीज़ें आप अपनी बना सकते हो? नहीं। क्या आप अपनी सारी चीज़ें कंज़्यूम कर सकते हो? नहीं। तो हमें अन्य देशों से भी लेन-देन करना पड़ेगा। येस, एब्सोल्यूटली करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। इसीलिए विदेशी क्षेत्र में जो अवधारणा आती है, इसके अंतर्गत आती हैं 2 चीज़ें। एक तो आता है व्यापार, जिसमें हम आयात-निर्यात करते हैं और इसके लिए हम बनाते हैं नीतियाँ कि भई हमें कितना आयात करना है, कितना निर्यात करना है, कौन-सी चीज़ का करना है, किस देश के साथ करना है, कितना कैसे करना है, किन वस्तुओं का करना है। क्योंकि जितना हम आयात करेंगे, निर्यात करेंगे, उसी से हमको पैसा आएगा, उसी से हमको इसका बेनिफिट मिलेगा, उसी से हम सामान मँगा पाएँगे क्योंकि सारा सामान तो आपके अपने देश में पैदा होता नहीं है और सारा सामान जो पैदा करते हो अपने घर में खर्च कर नहीं सकते। किसी न किसी को तो बेचना पड़ेगा ना, इसलिए ये भी है। और इन सारी चीज़ों को व्यापारिक गतिविधियों को, सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए इसी का एक हिस्सा है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो इस व्यापार को और अन्य गतिविधियों को, वित्तीय लेन-देन को आसान बनाते हैं। क्योंकि सिर्फ व्यापार नहीं होता बेटा, पैसे का लेन-देन भी होता है विदेशों से। क्योंकि सब कुछ आपके पास हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। आपको लेना भी पड़ सकता है। सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आप देखेंगे तो डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेड को रेगुलेट करता है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ऐसे कई सारे संस्थान हैं जो आपके वित्त और व्यापार को मैनेज करते हैं, प्रबंधन करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं जिससे कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना फैले। अब मुझे बताइए कि हमें सही मायने में यहां से सेक्टर स्टार्ट करना चाहिए पढ़ने के लिए, बैंकिंग सेक्टर से, या एग्रीकल्चर से करना चाहिए, या फिर हम ह्यूमन डेवलपमेंट में हम नेशनल इनकम से करना चाहिए, कहां से करना चाहिए? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। कहां से करना चाहिए? या फिर हमें बिल्कुल सामान्य परिचय, जब बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स दोनों में अंतर क्या है, मूलभूत बातें क्या होती हैं, बेसिक चीजें क्या होती हैं, जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं, तो एक-एक करके हम सारी चीजों पर सिस्टमैटिकली ऐसे पढ़ें। बताइए। देखिए, इसी विकास में आपकी आती हैं, इसमें विकास में मानव विकास के अंतर्गत आपका पैसा भी आता है और समाज कल्याण भी आता है। नेशनल इनकम भी आती है, सारी चीजें भी होती हैं। आज मैं 15 अगस्त के दिन आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन मैंने आपको सिलेबस खोल करके आपको मैंने बताया है। अब इसमें एक चीज़ और भी है, इसमें एक चीज़ मैंने आपको जो नहीं बताई, वो पता है क्या है? वो है आपकी प्लानिंग, प्लानिंग। ये इसका हिस्सा और होता है प्लानिंग करना। क्योंकि बिना प्लानिंग के तो पॉसिबल ही नहीं है। किस पर फोकस करना है, किस तरीके से फोकस करना है। प्लानिंग में इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि हमें कितना निर्यात, कितना आयात, कितना डेवलपमेंट, कितना पैसा, कौन सी योजना, किस सेक्टर पर योजना, ये सारी चीजें प्लानिंग में होती हैं। वो भी हम सेक्टोरल डेवलपमेंट से पहले इसको हम देखते हैं। ये हमारा हिस्सा है। मैं तो भाई यहां से स्टार्ट करूंगा और मैं हमेशा यहीं से स्टार्ट करता हूं और यहीं से बच्चे एक बिल्कुल कहते हैं पहली सीढ़ी से उठते हुए चले जाते हैं, यूं उठते हुए चले जाते हैं। मैं तो यहीं से स्टार्ट करूंगा। बाकी आप लोगों को जहां से करनी हो, जिसकी पढ़नी हो पढ़ लीजिए, बट मैं तो इसी को करना चाहता हूं। बताइए, ठीक है? नहीं, चलिए। आज मैं 15th ऑफ अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा, इसलिए मैंने सिलेबस को ब्रीफ किया है कि कहां से हमें कैसे करने चाहिए और मुझे लगता है कि आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि हमें कहां से करना है। यानी कि आपकी कम से कम मान के 10% प्रॉब्लम तो आपकी यहीं सॉल्व हो गई। अब हम कल से इसको स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक से, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, पहला यूनिट सामान्य परिचय, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। और अभी मैं वीक में 2 दिन आपकी क्लास लेने वाला हूं, एक संडे को, वो सैटरडे को, और एक वेडनेसडे को। तैयार रहिएगा। फिर धीरे धीरे इसका टाइम भी बढ़ाएंगे, वीकडेज में और भी बढ़ाएंगे, हो सकता है फिर 3 दिन हो, 4 दिन हो। और बाकी हिस्ट्री क्लास तो मैं सुबह 7 बजे ले ही रहा हूं, आप लोगों से करते रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर का बटन दबाना भूलिएगा नहीं। धन्यवाद। थैंक यू और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।